अभी हम लेक्चर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि स्लाइड नंबर 38 से स्टार्ट होता है और टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले फ्लो स्टेटमेंट है क्या? फ्लो स्टेटमेंट वो होता है जो कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को। जिस तरह यहाँ पे फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी या एक प्रोसेस होगा वो बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी जब तक कि यहाँ एंड ना हो जाए। यहाँ इसके और इसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होके इस पॉइंट पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है? जो कि इस फ्लो को ब्रेकअप करती है। अब इसमें डिसीजन मेकिंग आ जाता है, लूप्स आ जाते हैं और ब्रांचिंग जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, लूप्स आ जाते हैं और ब्रांचिंग स्टेटमेंट ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न आ जाती हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? इस फ्लो को ब्रेकअप करते हैं। क्योंकि हमारा कोड ग्रुप्स के फॉर्म में या ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है तो फिर उस पर हम उसके कंडीशन के हिसाब से फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है। अगर कंडीशन मैच कर रहा है डिसीजन मेकिंग या लूप्स या ब्रांचिंग के केस में फिर वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको अब बारी बारी हम क्लियर करेंगे। इफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन की बुनियाद पे काम करता है और एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें x is less than 5, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसके फिर एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ये इक्वल्स का, लेकिन जो एक इक्वल साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो आपने यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसके लेफ्ट और राइट पे ऑपरेंड्स हो तो वो ट्रू होने चाहिए। लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि 6 इक्वल्स टू 7, तो ये फिर एक्सप्रेशन क्या होगा? फॉल्स कंसिडर होगा इस कंडीशन के अंदर। और ये अगर वो डिफरेंट है तो वो ट्रू होगा। लेट सपोज 7 8 इज नॉट इक्वल्स टू 8, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या है? ट्रू है। और यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह की ग्रेटर या लेस होना चाहिए, या लेस और इक्वल्स ग्रेटर या लेस अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। तो अभी हम सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे इफ यहाँ पे फॉल्स लिखने हैं, ठीक है। अभी हम ट्राई करेंगे तो यहाँ क्या एग्जीक्यूट होगा? सिस्टम 1 2 3 4 5 मैंने प्रिंट करने हैं, 1 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है तो इसका मतलब कोई भी एक्सप्रेशन रिजल्ट इसका फॉल्स हो तो ये 2 को प्रिंट नहीं करेगा। अब इसकी मेन लॉजिक है, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें यह है कि जब आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट जो इस इफ स्टेटमेंट के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो इफ कंडीशन का पार्ट कंसिडर की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो बाकी हैं वो नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, रिजल्ट अभी क्या आ रहा है? 1 3 4, 1 हो गया, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट नहीं हो क्योंकि अब 2 जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो कि इफ कंडीशन का पार्ट कंसिडर हो रहा है बाय डिफॉल्ट। या फिर हम उसको इस तरह कह सकते हैं, कंडीशन के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो उसका पार्ट समझा जाएगा। इन केस अगर ब्रैकेट्स ना हो, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा लूं, लेट सपोज यहां से यहां तक, अब क्या हुआ? इफ कंडीशन को कि 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, 2 के, अब इस ब्रैकेट से लेकर यहां तक 2 स्टेटमेंट्स आ गई हैं, तो ये अब ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लें तो रिजल्ट 1 और 4 आना चाहिए। तो ये 1 और 4 आ गए, क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन का हमने एक ब्लॉक बना लिया और उस ब्लॉक के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हमने ऐड कर ली, जिस तरह यहां पे भी है। आप सिंगल भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट फिर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आप ब्लॉक बना रहे हो, ब्रैकेट्स आपने कर ली कंडीशन के साथ, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप 50 स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो 50 की 50 का ताल्लुक फिर किसके साथ होगा? इफ कंडीशन के साथ होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ऑटोमेटिकली फिर वो 50 की 50 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी इस केस में।
जिसमें ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इस केस में जो ऊपर है इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिस तरह अभी हमने ट्राई किया है। अभी रिलेशनल ऑपरेटर का सिंपल अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, मेन फंक्शन जो ये है इसके अंदर मैंने ये लिखा है। अब सीक्वेंस वाइज देखें, इफ 2 इज इक्वल टू 2, अब क्या इक्वल साइन है तो ये 2 इक्वल्स 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा कि क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ये ट्रू है जो एक्सप्रेशन है, और 2 नॉट इक्वल टू 3 तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 इज ग्रेटर देन 2 तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा। और 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो ये कंडीशन भी ट्रू है। 3 इज ग्रेटर देन 2 तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब इसको करें, इस वजह से इसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं, क्योंकि एक एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर और इक्वल्स, लेस और इक्वल, या फिर ग्रेटर या लेस हो सकता है। अगर मैं इसको चेंज कर लूं, इस सबको मैं फॉल्स कर लूं, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, इसको मैं 1 कर लूं, इसको मैं 5, इसको 1, तो अब ये सारी कंडीशंस क्या है, 2 इज इक्वल टू 4 तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। और ये कंडीशन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 जो कि क्या है, फॉल्स। ये वाला 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 2 तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। ये वाला 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। 1 इज ग्रेटर देन 2 ये भी फॉल्स कंडीशन है, तो इसके मुताबिक एक भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। यहाँ देखें कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया इन प्रिंटफ की उस केस में। इफ एल्स, अब इफ एल्स का क्या है कि इफ कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, अगर आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स मतलब फिर एल्स की बॉडी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इफ एल्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, इन केस अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर सिर्फ इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना फिर एल्स वाला पार्ट, मतलब इन दोनों में से एक पार्ट जरूर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा अब ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे जो इफ का पार्ट है। अगर ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इन केस अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एफ वाली जो बॉडी है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका हम सिंपल एग्जांपल अभी करेंगे। अब यहां देखें इफ कंडीशन, इफ 2 इक्वल्स 4 तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर लूं तो यहां देखें नॉट इक्वल्स, और इसको हम एक और अंदाज में भी कर लेंगे। अभी आप देखें ठीक है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो 1 और 2 प्रिंट कर लेगा, उसके बाद फिर इसकी बारी पोर्शन की आ जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है। तो लेट सपोज मैं इसको चेंज कर लूँ 2 इक्वल्स 2, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है या जो एक्सप्रेशन है तो फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स वाला रिजेक्ट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर इसके बाद वही नॉर्मल प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है, और वो एंड तक फिर चलेगा जो कि एंड ऑफ मेन फंक्शन ये है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा मेन फंक्शन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, अब देखें 1 2 इक्वल्स, अब इन दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इफ एल्स पार्ट है, और 3 4 5 वही नॉर्मल एंड तक एग्जीक्यूशन हो गई। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें सिर्फ इस वजह से इसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं क्योंकि फ्लो को कंट्रोल करता है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि इफ कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन,
तो हम इसको प्रोग्राम की तरह से समझे ताकि अब आपको समझ आ जाए। जिस तरह यहाँ देखें, इस पार्ट को फिलहाल इग्नोर करना, ठीक है। इफ कंडीशन है, ठीक है, और ये इसका एल्स पार्ट है, तो यहां से लेके यहां तक आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एल्स वाला पार्ट। लेकिन अब क्या है कि इस इफ के अंदर दूसरा इफ है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो, ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ट्रू होगा, तो फिर ये दूसरा इफ कंडीशन इसके बाद चेक होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इफ पार्ट है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद फिर इसकी बारी आएगी कि ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके बाद एल्स का। अब इसको हम रन करते हैं। z किसकी इक्वल है? 10 की इक्वल है, तो ये 10 15 की इक्वल्स नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस ब्लॉक के अंदर एक और इफ है, अब ये कंडीशन भी चेक होगा। जब ये चेक होगा, क्योंकि इफ एल्स ये इनका अपना एक ग्रुप है इफ एल्स का, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है, 2 = 2, तो फिर ये इक्वल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल्स है। इन केस अगर ये वाला पार्ट फॉल्स होता तो फिर ये पूरा का पूरा स्किप होके सिर्फ ये प्रिंट हो जाता कि z = 15। अब इसको हम चेक करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 1 2 वही नॉर्मल जो है। अब ये z 15 की इक्वल्स नहीं है, क्योंकि z किसकी इक्वल है? 10 की, तो ये इक्वल्स प्रिंट हो गया। और फिर 3 4 5। इन केस अगर मैं इसको 15 कर लूँ, मैंने 15 किया, तो ये अब क्या है? 15 नॉट इक्वल्स 15, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब क्या होगा कि ये इफ वाला पार्ट जो कि इस इफ के अंदर इफ है, वो सब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या प्रिंट होगा नीचे? z = 15, तो ये वाला पार्ट होगा और नॉर्मल प्रोसेस चलता जाएगा। सिर्फ ये इफ वाला पार्ट यहां से यहां तक ये स्किप हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ 1 2, यहाँ देखिए z = 15, फिर 3 4 5 हुई नॉर्मल। तो इससे ये 1 2 3 4 5 से बेसिकली आपको पता चलेगा कि फ्लो में कहाँ कहाँ कंट्रोल हो रहा है। जिस तरह ये वाला पार्ट इसमें भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के एग्जांपल था। अब आ जाती हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स। जिस तरह इफ एल्स, फिर इफ एल्स और फिर इफ, इस तरह चलता जाएगा। तो इसमें कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन सा ब्लॉक इनमें से, अगर 6 या 7 ब्लॉक्स हैं तो इन 7 ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह मैंने सिंपल एग्जांपल यहाँ किया हुआ है, वही प्रिंट ln 1 2 प्रिंट होगा स्टार्ट से। फिर यहाँ पे इफ एल्स, मतलब ये जितने भी ब्लॉक्स हैं 5 ब्लॉक्स बनते हैं तकरीबन, तो इन 5 ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन है ट्रू नहीं है, तो ये एल्स के बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ चेक होगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है, एल्स दिस इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एल्स। जब इन सब में से कोई भी नहीं होगा तो फिर आखिर में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो 11 12 13 14, तो किसी की भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये आखिर में ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर लें, चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। अदर नंबर होने चाहिए 1 2, अदर नंबर 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 13, तो अब यहाँ पे ये 13 वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए। 5 ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट 1 2 13 3 4 5, वही 3 4 5 नॉर्मल जो नीचे है वो प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ एल्स पार्ट हटा लूं, फिर क्या होगा? फिर हर एक स्टेट जो इफ कंडीशन है वो हर एक कंडीशन अब चेक होगी।
ठीक है। अगर इन केस अगर 13 दो हो गए, लेट्स सपोज मैं यहाँ 13 कर लूँ, अब अगर मैं एल्स पार्ट हटा लूँ तो फिर क्या होगा कि ये दोनों प्रिंट होंगी, लेकिन इस केस में सिर्फ ये एक ही पार्ट प्रिंट होगा। अब ये भी 13 है, ये भी है, तो ये 13 प्रिंट हो जाएगा, 14 अब प्रिंट नहीं होगा इस केस में। चलो अब ट्राई कर लेते हैं क्या आता है। यहाँ देखें एक ही 13 आ गया है, ठीक है, क्योंकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं ये एल्स पार्ट हटा लूँ यहाँ से, उसको मैंने कमेंट सेक्शन में हटा लिया, अब क्या होगा, अब सारे इफ स्टेटमेंट्स चेक होंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, अब देखें क्या रिजल्ट आता है। 1 2 13 14 3 4 5। अभी आपको अंदाजा थोड़ा बहुत हो गया होगा कि एल्स पार्ट क्या करता है। एल्स पार्ट आपको फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ मूव करवाता है या फिर रिजेक्ट करवाता है। कि इस केस में क्या था, हर एक इफ के साथ एल्स पार्ट था, एक इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स के बाद नीचे गए नहीं, हालांकि और भी एल्स हैं, लेकिन यहाँ प्रोसेस स्टॉप हो गया और फिर जंप कर गया नेक्स्ट पोर्शन इन इफ एल्स से, ब्लॉक से हट के फिर उसके बाद नीचे चलना स्टार्ट हो गया। ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये बेसिकली इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म बनता है। अब इसको प्रोग्राम के जरिए हम देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए स्विच z जो कि इनपुट है, अब ये इनपुट इन केसेस के साथ चेक होगा। देखिए केस 12 13 14 या डिफॉल्ट क्या है, इफ एल्स का आखिर में जो एल्स आता है उसके इक्वल्स है। देखिए इसमें एक दो चीजें हैं जो आपने याद करनी है। इसमें एक कोलोन होता है और इस कोलोन और ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। अगर लेट सपोज ये 13 है तो ये केस 13 एग्जीक्यूट होगा, केस 13 कोलोन और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या है 13 प्रिंट, और ब्रेक का मतलब एक किस्म का जनरल उसमें कह सकते हैं कि फुल स्टॉप है, इसके बाद आगे नहीं। जिस तरह इफ एल्स में एल्स वाला पार्ट फिर स्किप हो जाता है, ये ब्रेक उसका काम अदा कर रहा है कि बस यहाँ पे रुक जाओ, आगे मत जाओ, रीड करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो फिर ये बाय डिफॉल्ट मैच हो जाएगा। अब इसको हम ट्राई करेंगे। अब उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पे 13 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे देखें 13 प्रिंट हो गया। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे 17 कर लूँ तो ये हर एक केस को चेक करेगा, जो कि यहाँ पे 17 नहीं है तो डिफॉल्ट जो कि इफ एल्स का जो आखिर में एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट, तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया। बेसिकली ये हम कोड को शॉर्ट करने के लिए लिखते हैं, बजाय इसके कि आप इफ एल्स 15-20 लिखें। बस आप सिर्फ ये करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट बना लें। स्विच स्टेटमेंट में आप उनमें केसेस ऐड कर लेंगे। केस अगर 14 हुआ 15 हुआ जो भी हुआ वो वाला एक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज आखिर में डिफॉल्ट। ये ज्यादातर गेम्स में यूज होता है जिससे कोड शॉर्ट हो जाता है और ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे ही कोई देखेगा उसको क्लियर अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो कोड लिखा हुआ है किस मकसद के लिए लिखा हुआ है और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेगा, बजाय इसके कि आप इफ एल्स लिखें तो ये कोड उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अब आ जाते हैं फोर लूप्स के बारे में। फोर लूप है क्या? फोर लूप इस तरह है, यहाँ पे फोर लूप एग्जीक्यूट होगा जितना टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होगा n-1 टाइम। तो 0 यहाँ पे देखें 4 i is equal to 0, i is less than 9, n मतलब n अगर 10 है तो ये 9 तक चलेगा। n प्लस प्लस मतलब ये i प्लस प्लस है, यहाँ पे i आना चाहिए। तो ये i इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 पे चेक होगा, फिर 2 पे 3 पे 4 पे, फिर यहाँ करेंगे। फोर लूप 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनिशियलाइजेशन, आपने इनिशियलाइज करना है जिस तरह i इज इक्वल टू 1। फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जब तक वो ट्रू ना हो जाए, जिस तरह
i इज लेस देन 10 तो ये ट्रू है, तो ये फॉर लूप चलता जाएगा। और इंक्रीमेंट, क्या आपने किस स्पीड से इंक्रीमेंट करना है, 1 by 1 करना है या 2 प्लस करना है, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। जिस तरह i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, फिर i इज लेस देन इक्वल्स 10 और सेमीकोलन और इंक्रीमेंट। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। अब एग्जीक्यूट कर रहा हूं, एग्जीक्यूट। अब देखिए यहाँ 1 प्रिंट होगा और 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 और इक्वल्स। अगर मैं, अब क्या है कि i एग्जीक्यूट हुआ मतलब n टाइम्स, n अगर 10 है तो n 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इस इक्वल्स को हटा लूं तो एक लेस प्रिंट होगा, मतलब i 1 से स्टार्ट होगा और 10 माइनस 1 यानी कि 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, 1 से लेके 9 तक एग्जीक्यूट हो गया। और मैं अगर यहां पे चेंज कर लूं i इक्वल्स i प्लस 2, अब क्या होगा, 1 3 5 7 9। तो ये देखें मैंने यहाँ कंडीशन में भी चेंज कर लिया और इंक्रीमेंट में भी। आप इसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, इसको -15 कर लो, फिर i माइनस माइनस या -2 कर लो, तो वही डिक्रीज होता रहता है। और कंडीशन आप उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये आप भी डिपेंड करता है कि प्लस में कर रहे हैं माइनस में कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन उसके हिसाब से आपने सेट करनी है और इंक्रीमेंट भी आपने एडजस्ट करना है कि कैसे करना है। और एक और पॉइंट, आप फॉर लूप, ये सिंगल है, आप डबल फॉर लूप भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ मैं फॉर लूप कर लूँ तो फिर क्या होगा कि, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, छोटा सिंपल प्रोग्राम। अब यहाँ देखते हैं डबल फॉर लूप। फर्स्ट फॉर लूप ये i प्रिंट करेगा और फिर जो सेकंड फॉर लूप है ये नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आ गया। तो ये i प्रिंट करेगा फर्स्ट फॉर लूप का और फिर ये दूसरे का j प्रिंट करेगा। तो ये क्या है, 1 से लेके 3 तक, तो ये भी 3 टाइम्स प्रिंट होगा और ये फॉर लूप भी। अब i के हर लूप में, मतलब i के एक आइट्रेशन पे ये j का पूरा फॉर लूप चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 टाइम्स चल रहा है तो ये जो 3 टाइम्स ये चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये 9 टाइम्स चलेगा। अगर ये 1 टाइम चलेगा तो ये 3 टाइम्स, फिर सेकंड टाइम पे फिर ये 3 टाइम्स चलेगा और थर्ड टाइम पे ये दोबारा 3 टाइम्स चलेगा। हर एक आइट्रेशन पे ये वाला फॉर लूप चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना लूप चल रहा है ये मल्टीप्लाई बाय ये जितना लूप चल रहा है, तो ये 3 टाइम्स चल रहा है और ये हर एक लूप पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये फॉर लूप 9 टाइम्स चलेगा। तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए i आइट्रेशन हमें बता रहा है और ये इसके अपना प्रिंट बता रहा है ये j लूप का। अब मैं इसको प्रिंट कर लूँ, एग्जीक्यूट होने के बाद इसका रिजल्ट हम चेक करेंगे। ये रिजल्ट आ गया है। अभी देखें i1 j1 j2 j3 3 टाइम्स चल गया। फिर i2 आइट्रेशन 2 पे आ गया, j1 j2 j3, फिर i3, फिर j1 j2 j3 और फिर ये स्टॉप हो गया, क्योंकि उधर जो i का लूप है वो टर्मिनेट हो गया और फिर ऑटोमेटिकली ये भी टर्म खत्म हो जाएगा। फिर नेस्टेड का भी हो गया। उसके बाद वाइल लूप। वाइल लूप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वाइल कंडीशन और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। वाइल लूप का एक कमाल है, इसमें एक कंडीशन होता है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए वाइल लूप तब तक चलता जाएगा। और ये मैक्सिमम, इसको यूजर डिफाइंड थ्रेड भी कह सकते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शंस, क्योंकि जब तक ये चलता जाएगा जो फिर उस वक्त तक ये जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, वो लाइव रहता है, खत्म नहीं होता। जिस तरह यहाँ पे मेन फंक्शन अगर वाइल लूप ना हो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होके एंड में मेन फंक्शन एंड हो जाता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जब तक हम वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा और ये फंक्शन एंड नहीं होगा। तो ये ज्यादातर गेम्स में भी इस्तेमाल होता है। अब वाइल लूप, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे आपने दो चीजें नोट करनी है। लूप का मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी 0 टाइम्स मतलब, लेकिन ये कंडीशन 1 टाइम चेक होगा। वाइल लूप में 1 टाइम चेक होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उस वक्त तक चलता जाएगा, मैक्सिमम जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, मतलब n-1 टाइम्स। अगर वाइल लूप कंडीशन 100 टाइम्स चेक हो रहा है तो ये 99 टाइम्स ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, मतलब n-1 टाइम्स ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये n टाइम मतलब ये हो गया, अगर 500 दफा वाइल लूप कंडीशन चेक हो रहा है तो 500 नंबर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो उस पे ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसका एग्जांपल हम छोटा सा कर लेते हैं। जिस तरह वाइल लूप है, ठीक है, ये i इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा और चलता जाएगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, यहाँ बिल्ड एंड रन, रनिंग स्टार्ट हो गई। अब ये देखें 1 से स्टार्ट हो गई। अब ये वाइल लूप चलता ही जा रहा है, कहीं भी ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखें प्रिंट ही होता जा रहा है जब तक कि इसको मैं टर्मिनेट ना करूँ, ऐसे चलता ही जा रहा है। अब इसको हमने अबॉर्ट करना है खुद अपने तरीके से, यहाँ पे क्लिक करना है, अबॉर्ट, यस। तो यहाँ अभी ये खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये बिल्ड अबॉर्टेड हो गया। तो वाइल लूप उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक इसको हम फॉल्स ना कर लें इस कंडीशन को। तो यहाँ कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये उस वक्त तक चलता जाए जब i इज ग्रेटर देन, या फिर हम कह देंगे लेस देन, चलो लेस देन 1000। तो उस वक्त तक चलता जाए जब i की वैल्यू लेस देन 1000 है। तो ये 999 दफा तक चलेगा, n-1 टाइम। ये देखें 999 तक चल गया, 1 से लेकर 999 तक, क्योंकि 100 टाइम्स पे ये वाइल लूप की कंडीशन चेक हुई लेकिन ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैंने इसको कहा n-1 टाइम। n किसके लिए है? इस कंडीशन के लिए, लेकिन -1 इस बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। कंडीशन चेक हो गई है 1000 पे, लेकिन ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जिस वजह से बॉडी कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी? n-1 टाइम। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। डू वाइल लूप, इस तरह डू वाइल क्या है? ये बेसिकली हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये वाइल लूप का उलट है, क्योंकि इसमें क्या था, कंडीशन चेक होता था उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होता था। लेकिन डू वाइल क्या है, एक पूरी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। इन केस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे कंडीशन फॉल्स हो गई लेकिन उससे पहले वो बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। अब इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स लूप इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब मिनिमम क्या है कि ये बॉडी एक दफा एग्जीक्यूट होगी और वाइल लूप भी 1 टाइम चेक होगा। इसका मतलब क्या है, बॉडी 1 टाइम मिनिमम और कंडीशन भी 1 टाइम चेक होगा, तो ये 1-1 है। इससे वाइल लूप के केस में क्या था, ये मिनिमम क्या था कि कंडीशन मिनिमम 1 टाइम चेक होगा लेकिन बॉडी मिनिमम क्या है, 0, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या होगा कि ये बॉडी अगर कंडीशन 100 टाइम्स चेक हो रहा है तो ये 99 टाइम्स n-1 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगी ये बॉडी। इस केस में क्या है, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन चेक होगा 1 टाइम पे, फिर सेकंड टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, फिर अगर 100 टाइम पे
ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये n टाइम्स चेक हो रहा है तो ये बॉडी भी n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगी। और मिनिमम क्या है, 1 टाइम अगर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी मिनिमम, ये कंडीशन दोनों का 1 टाइम मिनिमम है और मैक्सिमम n टाइम्स दोनों का सेम है, n टाइम्स और n टाइम्स। सर और लेट्स सपोज मैंने उसका 100 का कहा था, अगर ये 100 टाइम पे एग्जीक्यूट हो गया 100 दफा तो ये भी 100 टाइम्स चेक होगा। अब इसको एग्जीक्यूट कर लें। ये 999 दफा एग्जीक्यूट हो गया। और इसमें मुझसे एक गलती हो गई है, ठीक है, अकेले बताने में, क्योंकि ये 99 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है ये बॉडी, ठीक है। 100 टाइम पे ये कंडीशन चेक होता है और उसके बाद फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। जिस तरह 100 मैंने लिखा है, बॉडी n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। ये गलती हो गई थी, लेकिन आपने इसको करेक्ट कर देना है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, अगर मैं यहाँ -10 लिख दूं, यहाँ पे -10 तो उसको एग्जीक्यूट कर लूं तो ये बॉडी 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी मिनिमम। ये बॉडी 1 टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगी, जिस तरह यहाँ पे 1 आया हुआ है। ये हो गया डू वाइल का। डू वाइल में क्या होगा कि डू वाला पार्ट एक दफा जरूर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी मिनिमम 1 टाइम, और ये कंडीशन मिनिमम 1 है। लेकिन बाकी वही वाइल की तरह ये बॉडी n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। मैंने पिछली दफा गलत बता दिया था, तो इसके आउटपुट से पता चला कि ये n-1 टाइम ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये 100 टाइम। लेकिन इसका मेन फर्क ये है कि एटलीस्ट एक दफा इसकी जो बॉडी है, ये डू का जो ब्लॉक है वो जरूर एग्जीक्यूट होगा मिनिमम एक दफा। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे फोर लूप चल रहा है और यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूं और ब्रेक लिखूं, तो जैसे ही आई 5 तक चलेगा तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस पूरे फोर लूप को टर्मिनेट कर लेगा। यह प्रोग्राम जंप्स हेयर आफ्टर ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फोर लूप से निकल आएगा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है फोर लूप आई 1 से स्टार्ट किया 10 तक। इफ, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन किया इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, तो जैसे ही 5 तक पहुंच जाए तो ये फोर लूप टर्मिनेट कर देना है और ये आई प्रिंट करेगा फोर लूप का, आई 1 2 3 4 5 10 तक। अब ये देखते हैं कहां तक प्रिंट करता है। एग्जीक्यूट। अब यहाँ देखते हैं 1 प्रिंट कर लिया, 1, ठीक है, फुल 1 चेक किया, 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 3 4, अब 5th पे आ गया तो आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, तो यहाँ 5th पे इसने फोर लूप को टर्मिनेट कर लिया, कंप्लीट 10 तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये 5th पे ये यहाँ से टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे इसके बाद जितनी स्टेटमेंट होगी वो होगी और एंड ऑफ मेन फंक्शन हो जाएगा। रिटर्न। रिटर्न जिस तरह हमने फंक्शन में यूज किया हुआ था, रिटर्न 1 या रिटर्न 0, ये उसमें में यूज होता है, मेथड्स में यूज होता है। और फर्दर रीडिंग के लिए आप ये जो लिंक है ओरेकल का जावा से रिलेटेड, आप वहां से इस फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।